मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? सऊदी अरब में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अचानक पहुंचे और वहां पे कौन सी बड़ी ऐसी कोई हैपन्स होने वाली है जिसके बारे में बात की जा रही है कि कोई नेटो टर्स इस्लामी जो है वो दुफाई माहदे होने जा रहे हैं और बहुत सारी अंदर की बातें 6 महीने की तारीखें देने वाले और मोहसिन नकवी साहब का धमाका। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से रावी मेरे बड़े प्यारे भाई हसन अयूब खान साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सब क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो सबसे जो मुझे आपकी वो चीज़ जो पसंद है ना तकलीफ़ में या सेहत या बहुत सारी चीज़ों के बावजूद जो आपके चेहरे की स्माइल है ना, वो हमेशा बरकरार रहती है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से आमीन। जज़ाकल्लाह, क्योंकि थैंक बहुत यू वेरी सारे मच। लोगों को अंदर की चीज़ों का नहीं पता होता लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जो दोस्त होते हैं उनको पता होता है, तो ये जो आपके चेहरे जी, की स्माइल है ना, अल्लाह पाक इसको हमेशा बरकरार रखे और माँ जी का साया जो है वो हमारे सरों पर कायम रखे। सेहत दे अल्लाह आमीन, पाक। आमीन, 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 हसन आमीन, भाई आमीन। सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये अचानक हुआ है या हमें अचानक पता लगा है फील्ड मार्शल और जो है वो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुँचे हैं और तुर्क सदर भी पहुँच रहे हैं। खबरें ये है कि यहाँ पर कुछ कोई दफ़ाई मुआहदा होना जा रहा है। आई बिलीव कि वो पहुँच चुके होंगे। ये पहुँच चुके जो हैं अच्छा रजब जी, तुर्क रजब सदर जी। तैयब जो हैं, जी, वो पहुँच चुके हैं सऊदी अरब। और बेसिकली जो पाकिस्तान का और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफ़ाई मुआहदा है, उस मुआहदे के अंदर एक तीसरे फ़रीक की शिरकत है। जी, अब देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो आपस में दफ़ाई मुआहदा किया है, इसका तो बेसिकली लुबे-लुबाब यही है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, और जी, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। ये वही अरेंजमेंट है जो नेटो के अंदर जो मेंबर ममालिक हैं, किसी एक नेटो मुल्क के ऊपर अगर कोई हमला करेगा, तो वो तमाम नेटो ममालिक के ऊपर वो हमला तस्वुर होता है। तो बेसिकली उसी को रेप्लिकेट किया गया है। अब इस हवाले से अगर हम बात करें तो तीसरा फरीक जो तुर्किया है, वो भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहा है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, वो तो जिसके अंदर जो सेंट्रल आइडिया था कि पाकिस्तान डिफेंडर ऑफ टू होली मॉस्क जो है वो बनने के लिए उसकी उसकी सादत उसको मिल रही थी, और इसी हवाले से पाकिस्तान इस मुआहदे के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इससे देखा ये कि दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया ये दिफाई मुआहदा। जी। और उसके बाद दीगर इस्लामिक ममालिक ने भी इस मुआहदे का हिस्सेदार बनने की ख्वाहिश का इज़हार किया, और तुर्किया भी उनमें से एक ममालिक में से एक मुल्क है। और पाकिस्तान ने वेलकम किया टर्की को, सऊदी अरब ने वेलकम किया टर्की को। वजह ये है कि तुर्की एक बड़ी फ़ौजी ताकत है, और उसका इस दिफाई मुआहदे के अंदर जो है हिस्सेदार बनना अ, यानी इस यानी दोनों ममालिक की स्ट्रेंथ को भी मज़ीद बढ़ाएगा। और ओवरऑल जो एक ब्लॉक बनने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरीके से आपको मालूम है कि ईरान अमेरिका की जंग के बाद जो ममालिक हैं स्पेशली गल्फ कंट्रीज, वो अब उन्हें अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मजीद इकदामात उठाने की जरूरत है। और पाकिस्तान जो है आपको मालूम है कि दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। तो अगर इन तीनों ममालिक को देखा जाए, पाकिस्तान को, सऊदी अरब को और टर्की को, तो सबसे अहम मुल्क जो है, जो दिफाई ताकत, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। की शमूलियत से इन दोनों ममालिक को एक अम्ब्रेला मिलती है, यानी एक बड़ी अजीम इस्लामी ताकत की। तो यकीनी तौर पर बड़ी ताकत है टर्की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सऊदी अरब का भी 80 अरब डॉलर का दिफाई बजट है। उनके पास भी साजो सामान बड़ा जदीद है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट अ गन, इट्स अ मैन बिहाइंड गन वाली बात भी है कि आपकी जो इस वक्त एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, वो दुनिया के बेहतरीन पायलट तस्वर होते हैं। आपकी जो अफवाज हैं, यानी जो बड़ी फौज है, इट्स सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। आपने ब्रिटिश रॉयल अकेडमी के अंदर देखा होगा कि जब भी वहां पर हमारे जो पाकिस्तानी कैडेट्स हैं, वो जो पाकिस्तानी जो वहां पर जाते हैं कैडेट्स, वो यानी टॉप प्राइस लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? इसका मतलब ये है कि जो उनकी तरबियत है, वो यानी बड़ी सख्त जो है वो एक ट्रेनिंग होती है पाकिस्तानी कैडेट की। फिर वो जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके compete करते हैं, तो वहां पर वो नंबर वन आते हैं। तो नंबर 1 ये आते हैं। 3-4 चीज़ें हैं जो कि ऐड ऑन होती हैं। और देखें, मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी टर्की की भी अच्छी है, बट पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी कमाल है। यानी एक कमाल किस्म की, यानी जो आज के दौर में जो सबसे बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान के पास मौजूद है।
आपको इस बात पर हैरत होगी कि पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं वो इरानियन मिसाइल सिस्टम से भी ज़्यादा ज़्यादा तगड़े हैं और ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो आप बिल्कुल, इसमें इससे तो कोई अंदाज़ा श लगा लें कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। कहाँ पे खड़ा, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मुझे ज़रा ये बताएँ कि ये मुआहिदा जैसा कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में हुआ और आज हम देख रहे हैं कि इसमें तुर्की भी शामिल हो रहा है। क्या आने वाले वक़्त में इसमें कतर या इसके अलावा भी इस्लामी मुल्क ऐड हो सकते हैं? और जो कहा जा रहा है मुस्लिम नेटो फ़ोर्स, क्या इस तरफ जा रही हैं चीज़ें सर? देखिए, कतर की ख्वाहिश भी है, इसके अलावा इजिप्ट के हवाले से भी बातें हो रही हैं, लेकिन हमें कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए जी। अभी ये 3 ममालिक ही काफ़ी हैं। ईरान की भी जी, कहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस जो एक अरेंजमेंट होने जा रहा है, एक डिफेंस पैक्ट की जो है एक्सपेंशन होनी है, तो इसके अंदर ईरान की भी ख्वाहिश है कि वो भी शामिल हो। तो आने वाले दिनों के अंदर तो ये किस तरीके से शेप अप होता है और ये जो इस्लामिक नेटो है, ये क्या यानी शक्ल इख्तियार करती है, ये कौन-कौन से ममालिक इसमें शामिल होते हैं और वो फिर इसमें जब शमूलियत इख्तियार करेंगे तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट क्या करेंगे? अब ये चीज़ भी है ना। देखिए, आपको मुस्लिम ममालिक को अगर सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए, उसके लिए उनको भी तो कुछ जो है ना वो इन रिटर्न देना है। पाकिस्तान अगर यानी इन ममालिक को अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर लेगा, तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ तो हाथ बढ़ाना होगा ना। कहते हैं कि वो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, वो बामी मफादात के ऊपर होते हैं। ठीक है, इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है, इस्लामिक ब्लॉक के अंदर बाकी ममालिक भी शरीक हो रहे हैं, तो हम उनको उनकी शिरकत से तो इनकारी नहीं है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो हिस्सा हिस्सा डालना होगा ना। तो पाकिस्तान को इस वक़्त मुआशी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से पाकिस्तान की भी कुछ ना कुछ जो है वो डिमांड्स होंगी और वो डिमांड्स को उनको फुलफिल करना होगा जी। बिल्कुल ठीक है। ये जो तरीही कामयाबियाँ हैं, ये इसी जोड़ी के हिस्से में आ रही हैं। देखा जाए तो जी। मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब आगे-आगे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और फ़ील्ड मार्शल ने उनका बाजू पकड़ा हुआ है और वो इकट्ठे ऊपर चल रहे हैं। सर, जी। ये जो तरीही कामयाबियाँ इनके जो हिस्से में आ रही हैं, अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे, बेहतर करे। ज़ाहिर है इस जंग के बाद प्राइस तेल की कीमतें कम हों, मज़ीद देख रहे हैं ये चलता हुआ सिलसिला आपको नज़र आ रहा है, ये जो 6 महीने की तारीख दे रहे थे, उनके लिए क्या पैगाम है ये वीडियो या इकट्ठे जाना, यूँ साइन करना सर? जो साहब वो तो अपनी मौत आप मर गया ना जी। वो तो कल या परसों परसों था मोहसिन नकवी साहब का जो स्टेटमेंट आ गया था। उस स्टेटमेंट के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो लोगों की ख्वाहिशात थी जिन्हें वो खबरें बना रहे थे, वो तज्ज़ियाकार जो कि यानी डंडी मार रहे थे, उनको बखूबी इल्म था कि मोहसिन नकवी साहब ने 8 दिहाइयों से यानी 80 साल से राइज निज़ाम की फेलियर की जो है वो बात कर रहे थे। वो स्पेसिफिकली उन्होंने मौजूदा शहबाज हुकूमत की बात नहीं की थी। बट वो डंडी मारते हैं, वो मौजूदा हालात को यानी एक फेलियर करार दे रहे थे और इमरान खान के दौर को सुनहरी दौर से ताबीर कर रहे थे। तो उन लोगों के मुँह के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद हुआ जब वज़ाहत की मोहसिन नकवी साहब ने और उन्होंने कह दिया कि इन खराब हालात के अंदर भी शहबाज शरीफ की मेहनत की बदौलत ये कामयाबियाँ पाकिस्तान समेट रहा है। अगर सोचें कि ये मुश्किलात ना होती और मौजूदा जो निज़ाम है, ये निज़ाम के बजाय कोई बेहतर निज़ाम होता, तो पाकिस्तान 100 गुना ज़्यादा तरक्की कर चुका होता। तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स की, एक्नॉलेजमेंट थी डिलीवरी की, एक्नॉलेजमेंट थी अ, यानी इस हवाले से कि शहबाज स्पीड जो है वो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को कामयाबी दिलवा रहा है। लेकिन साथ-साथ उन्होंने मौजूदा निज़ाम के हवाले से जो बात की है, वो बात तो दुरुस्त है ना जी। बात ये है कि मौजूदा हमारा जो सिस्टम है, एनएफसी के तहत ज़्यादा हिस्सा सूबे ले लेते हैं। वफ़ाक जो है वो नेगेटिव के अंदर अपना बजट बनाता है और फिर बजट बनाता है तो डे टू डे अफ़ेयर्स चलाने के लिए भी उसको कर्ज़ दरकार है। तो इस तरह तो निज़ाम ज़्यादा अरसे से असर नहीं चल सकता। तो आपको अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए एनएफसी को जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी और वफ़ाक को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तो कम से कम हिस्सा रखना चाहिए ना जी। और फिर जो लायबिलिटीज़ हैं, जैसे बीआईएसपी है, वो सूबों के ऊपर मुंतकिल करना चाह रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से ब्लैकमेल किया पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो फिर वो यानी वफ़ाक को ही अपने ऊपर जो है लेना पड़ गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है सूबों को भी। और देखें, सूबों ने अपनी जो जनरेशन करनी थी, जो अपना यानी वसाइल खुद जो है वो अपने इकट्ठे करने थे, वो करने में वो नाकाम रहे हैं। 18वीं आईनी तरमीम का जो ब्रेन चाइल्ड था, वो ये था कि सूबे अपनी आमदन खुद इकट्ठी करेंगे
और वफाक पर इन्हिसार कम से कम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना जी। वो तो ऐसा सूबे नहीं काम हुआ। करें ना करें, उन्होंने जनाब एनएफसी के तहत वो एक बड़ा शेयर ले जाते हैं। ज़ाहिर है वो 15-16 साल से 18 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पे शहर की जो पानी के नायल नल हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं। तो ये जो एक यूनिट वाला उन्होंने बताया कि ये पुराना है वैसे सूबे बनाने वाला मुशर्रफ दौर से, इस पे मतलब सीरियस कोई काम होगा या 2, 4, 6 महीने, साल, 10 साल बाद ऐसी एक मतलब कि मार्केट में छोड़ दी जाएगी और उसके बाद फिर खामोशी? देखिए, छोड़ने की बात नहीं है, मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात से जो है ना वो इत्तेफ़ाक नहीं करता कि यही निज़ाम बेहतरीन तरीके से है। हमने बेसिकली उसमें काम बेहतर तरीके से करना है, सॉरी, आई डोंट बाय दिस। राना साहब को ये बात समझनी चाहिए कि वफ़ाक जो है वो कमज़ोर है। वफ़ाक कब तक अपना पेट का काट कर सूबों को जो है वो जो है वो फंड देता रहेगा और सूबे कब तक जो है वो मुकम्मल डिपेंडेंट रहेंगे वफ़ाक के ऊपर। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। हर रियासत को, हर शहर को, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो, तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी देखा जाए कि कौन-सा डिस्ट्रिक्ट कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है। आप ये देख लेना कि लंदन जो है, जो मेयर ऑफ लंदन है, जो उनकी मकामी हुकूमत है, वो ट्रांसपोर्ट से या दीगर चीज़ों से अपने और जब पार्किंग के जो चार्जेज़ वो लोगों से लेते हैं, वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना। वो कोई बिल्कुल कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत से के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी है। इतना बड़ा शहर है, मेरे ख़्याल से 2 कराची को मिलाएँ तो 1 शहर बनता है वो लं तो वो इतना बड़ा शहर है, वो वहाँ से जनाब इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन को कैटर भी करता है और टूरिज़्म भी वहाँ पर है। वो तमाम की तमाम चीज़ें अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं ना जी। तो हमें भी जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने टूरिज़्म को भी जो है अट्रैक्ट करना है, आपने रेवेन्यू जनरेशन भी करनी है। आप दीगर तरीके से दीगर मीन्स के साथ अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें, तो अपने वसाइल से अपने ही ज़िले की तरक्की करें, तो ये एक अच्छा हेल्दी जो है वो कॉम्पिटिशन हो सकता है और दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। यूरोप के अंदर देख लेना जी, ऐसे नहीं होता। जिस शहर में आप हैं, आप बताएँ मुझे। जी। जी, जी, ऐसे ही हो रहा है। नहीं, मैं आपकी जो बात है मैंने वो पूरी सुनी है। राणा सनाउल्लाह साहब ने किसी जगह पे ये नहीं कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये गलत है या नहीं होना चाहिए। वो जिस तनाज़ुर में जब बात कर रहे थे, जब ये चीज़ें वाज़िया नहीं हुई थी मोहसिन नकवी तरफ से, वो उस वक़्त कह रहे थे कि सिस्टम क्लैब और उस हवाले से कह रहे थे। लेकिन जो आप कह रहे हैं, इस पे मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का कोई भी ज़ी शऊर इंसान जो है वो डिसएग्री नहीं कर सकता, कि निज़ाम की बेहतरी के लिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये होनी चाहिए और ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट है। अगर आप यूनिट बना भी लें 4, 5, 10, 15, 20 सूबे बना लें तो लेकिन जब तक नीचे आप तगड़ा निज़ाम कायम नहीं करेंगे, सूबे बनाने का भी शायद फ़ायदा ना हो। सर, अब मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया है, हुकूमत तो 5 साल चलेगी, तो चलेगी फिर 5 साल हुकूमत। आपको शुबह है? मैं तो उससे पहले कह रहा था नहीं, नकवी मैं साहब कहता हूँ के अब तो कहने क्योंकि से ज़ाहिर है गारंटी नक एक बहुत बड़े बंदे ने नकवी दे दी है ना मोहसिन नहीं, नकवी नहीं, साहब ने नहीं, सर। नहीं, 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 नहीं। देखिए बात ये है सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है, पहले याद रखें। जी, मैंने मोहसिन नकवी साहब के इस बयान से 7 दिन पहले कह दिया था, जिस दिन उन्होंने पहला बयान दिया था ना, उसके अगले जी, दिन जी। मैंने कह दिया था कि शहबाज़ हुकूमत जो है वो 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, मुझे दो याद है चीखो या सर, पिटो। वो मुझे मेरा याद ट्वीट मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, जी, बल्कि जी, आप जी, अपने जी। इस प्रोग्राम में चला दीजिएगा। ये फुल जी, जी, स्क्रीन पे जी। चलाइएगा कि ये ट्वीट मैंने किया था और डेट भी देख लीजिएगा। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। बात ये है कि वो तज्ज़ियाकार जो कि डंडी मार रहे थे, वो तज्ज़ियाकार जो कि पिछले दौर के गोबर को गुलकंद बना के पेश कर रहे थे इमरान खान के दौर की, और वो जिस तरीके से बुग़्ज़-ए शहबाज़ के अंदर या बुग़्ज़-ए मोहसिन बिन नवाज़ के अंदर उनकी खुशियाँ थी मोहसिन नकवी के बयान के बाद कि बस, मोहसिन नकवी ने कह दिया तो बस ये हुकूमत का चल चलाओ है। ऊपर से बिलावल का भी स्टेटमेंट आ गया कि उल्टी गिनती वाला। फिर यानी एक माहौल ऐसा बना दिया गया टेलीविज़न के ऊपर कि जैसे आज नहीं कल नहीं परसों फिर मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का रायबरेली के अंदर इजलास करवा दिया और इजलास के बाद उनसे कह दिया जी कि मोहसिन नकवी साहब के बयान के ऊपर फिर आप उनको टका कर जवाब देना है। फिर इसका मतलब है तसादुम होने जा रहा है। फिर डीजीआईएसपीआर की जो स्टेटमेंट थी, अब डीजीआईएसपीआर ने जो गुफ्तगू की आप देखें कि उसमें उन्होंने भी वही बात की जो मैंने थोड़ी देर पहले की है, कि जी सही। ये निज़ाम इस तरीके से नहीं चल सकता। और डीजीएसपीआर ने भी मौजूदा हुकूमत को कोई चार्जशीट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जी 70-80 साल से जो राइज निज़ाम है, ये उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। 71 के अंदर साढ़े 6 करोड़ के 7 करोड़ की पॉपुलेशन थी। आज 2026 के अंदर 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। पहले भी 4 सूबे थे, आज भी 4 सूबे हैं। नए सूबे बनाए जाएँ ताकि बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें क्योंकि अवाम के मसाइल को हल करना है। इससे कौन इनकार करता है जी? क्या मुस्लिम लीग नवाज़ इनकार कर रही है कि हमने अवाम के कभी भी मसाइल हल नहीं। नहीं करने? क्या पीपल्स पार्टी इनकार कर रही है? जमात इस्लामी इनकार कर रही है? जेयूएफए इनकार कर रही है? पीटीआई इनकार कर रही है? कोई इनकार नहीं कर रहा।
मेन जो ये चीज़ चाह रहे थे, वो बेसिकली उनको प्रॉब्लम नहीं है कि नए सूबे बने ना बने। वो चाहते थे कि शहबाज हुकूमत फारग हो, जो तज्ज़ियाकार हैं। इसलिए उन्होंने ये इस किस्म का एक माहौल बनाने की कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के साथ-साथ ही मुझे पता था कि ये फेड आउट हो जाएगा, क्योंकि यानी वो ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका ताल्लुक नहीं था। वो एक फ़िक्शन के अंदर एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, जो कह रहे थे कि हुकूमत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। तो कुछ बातें ऐसी नकवी साहब ने कर दी थी, जो कि मैंने भी कहा था कि मैं इंतज़ार करूँगा कि नकवी साहब वो दोबारा करें। तो वो नकवी साहब ने जो बातें की हैं, उससे लाताल्लुकी रखी है जी डीजीएचपीआर ने भी। उन्होंने उसकी उनकी बात से यानी इत्तेफ़ाक नहीं किया। जो वो लैपटॉप्स वाली बात उन्होंने की है, तो जी, क्या दोबारा की लैपटॉप वाली बात उन्होंने? क्या कॉकरोच वाली बात उन्होंने दोबारा की? नहीं की ना। वो कहते हैं जी मैं इस पर जो है वो बात पर कायम हूँ कि मौजूदा सिस्टम जो है वो नाकाम है। जी, नाकाम है, वो तो हर बंदा कह रहा है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसमें ज़्यादा आगे चले नहीं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आगे से मुस्लिम लीग नून ने भी कोई ऐसा रवैया नहीं रखा, बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। राणा सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ जो हैं, इन्नी दी ते रौनक होंदी है ना, थोड़ा बहुत जवाब देना ही होंदा है। बाकी मेरा ख़्याल है मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसको अच्छे तरीके से टैकल किया गया, इस लड़ाई को बढ़ाया नहीं गया। अच्छा सर, अब आ जाएँ ज़रा इंतखाबात की तरफ। कश्मीर में भाईजान, पाकिस्तान लड़ाई कब थी? लड़ाई कब जी, थी कि मतलब लड़ाई वो को बढ़ाया नहीं गया? नहीं सर, ये मैं कह रहा हूँ कि ये अगर वो ये जज़्बाती आपको तौर ये पर देखिए, ये क्लैरिटी चाहिए। कोई लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। लड़ाई नहीं थी, एक बयान था जी, और बस, इससे आगे दैट्स ऑल। बात नहीं थी। बिल्कुल और ठीक। उस बयान पर उसमें कुछ बयान बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ बयान जो है वो हक़ाइक़ से यानी के मुताबिक है, और कुछ बात कुछ स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है इंसान से ना। बात क्या है, बंदा कहना कुछ चाह रहा होता है और बात कुछ कर देता है। वो कहना ये चाह रहे थे कि लैपटॉप दिए जा रहे हैं, लोगों की खिदमत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि निज़ाम इतना पोसीदा हो चुका है कि लोग इस चीज़ से भी उनकी जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे। आप समझ रहे हैं? कंट्रीब्यूट किया जा रहा था। जितने मर्ज़ी लैपटॉप दे दें, मतलब आपने नौजवान को लैपटॉप तो दे रहे हैं, आप तरक्की करने का मौका तो दे रही है, लेकिन निज़ाम के अंदर जो मौक़े उसको उसका हक है, वो मौक़े उसको नहीं मिल रहे। जैसे यूरोप के अंदर नौजवानों को मौक़े हासिल हैं, तो हमारे पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर या केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर हमारे जो नौजवान मौजूद हैं, उनको तरक्की के वो मौक़े नहीं मिल रहे, जो यूरोपियन एक नौजवान को मिल रहे हैं। तो वो बेसिकली बात करने का मकसद ये था, बात करने का मकसद ये नहीं था कि जनाब ये पंजाब हुकूमत को चार्जशीट किया उन्होंने, या उन्होंने वफाकी हुकूमत को चार्जशीट कर दी है, या अपने प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट कर दी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी मेरी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। मैं उनको जवाबदेह हूँ। प्राइम मिनिस्टर चाहे थर्ड पार्टी ऑडिट करवा ले मेरी वज़ारत का। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कन्फेस कर लिया है कि प्राइम मिनिस्टर मेरे लीडर हैं। वो मेरे लीडर हैं, वो मेरे बॉस हैं। नकवी साहब तो उनको अपना बॉस मान रहे हैं। तो इन्होंने कहाँ से बात कहाँ बना दी थी जी। हसन अय्यूब खान साहब, हसन अय्यूब खान है और मोहसिन नकवी है। कभी हुआ करता था वो अखबार वाला, कभी हुआ करता था वो टीवी वाला। अब वो तगड़ा वज़ीर है, 6 वज़ारतें चला रहा है, दुनिया की सुलह करवा रहा है। तो हसन अय्यूब जो है वो सुबह से लेके शाम तक लोगों को समझा रहा है। और मोहसिन नकवी कभी-कभार टेलीविज़न पे बात करता है, तो फ़र्क है समझाने में। जिस तरह से आपने समझाया है, ये नकवी साहब पहले दिन समझाते, तो वो भी प्रॉब्लम ना होता और वो भी उनको भी ज़रदारी साहब का साहबज़ादा ना कहा करता। ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें, मेरी जगह पे बैठ के, कि पहले दिन जो कहा था, अब जो कह रहे हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आगे चलें सर। मुझे जी। ज़रा बताएँ, मीरपुर में 9 सीटें जीती है 12 में से, पंजाब में 10 की 10 जीती हैं और मुज़फ़्फ़राबाद में भी 5 जीती हैं और अब पूंछ में भी हम जो जलसे-जुलूस देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी, चले उनको जैसे भी वोट मिला है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जब जीबी में उनकी 9 सीटें थी और नून लीग की 8 थी, तो नून लीग ने तो बड़ी मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तारीफ़ की कि उन्होंने बड़ी अच्छी इलेक्शन कैंपेन चलाई है। तो क्या वजह बनी इतनी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की टिकटॉक और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, जो उनको इतना ज़्यादा अग्रेसिव होना पड़ा सर? शिकस्त जो है वो तस्लीम करना बड़े ज़र्फ़ की निशानी होती है। शिकस्त जो है वो तस्लीम नहीं कर पा रहे, और दूसरा आपकी जो हुकूमत है, वो उनके थोड़े-से गुस्से के ऊपर जब जीबी के अंदर वो लेट गई आकर, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने जाकर जनाब वो मुबारकबाद दी, जिस तरीके से जनाब उन्होंने कहा डाका नहीं डालने दिया जाएगा, तो पूरे के पूरे जनाब नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, वो जनाब इसहाक डार साहब चले गए उनके पास और जाकर मनाया बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बजट के अंदर। तो वो समझ गए कि जनाब ये तो तरीक़ाकार, जब मैं थोड़ा-सा शो डालूँगा, हुँ। हुकूमत तो जनाब बिल्कुल पिघल जाएगी, मेरे पाँव में आके गिरेगी। तो उन्होंने वही एपिसोड को रिपीट करने की कोशिश की। तो फिर इस मर्तबा उन्होंने कहा जी, एक मर्तबा तो हमने आपके जनाब वो भार उठा ली है, आपके चले जनाब नखरे उठा लिए हैं, अब दूसरी मर्तबा हमने नखरे नहीं उठाने।
तो बिलावल साहब को नखरे करने की आदत पड़ गई थी, तो वो आदत तोड़ी है बस, और कोई बात नहीं है। अब उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दी है। भई जिस किस्म के इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, इसी किस्म के जो एविडेंस है, जो आपका वक़्त था, उसको मुस्लिम लीग नवाज़ ने दिखा दी हैं। जब वही चीज़ें जो आपने आपके साथ हुई हैं, वही मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हुई है, तो मुलज़िम धांधली तो ना हुई। ये तो इर्रेगुलैरिटी है। और जब इर्रेगुलैरिटीज़ अगर हैं, तो कौन-सा इलेक्शन है पाकिस्तान का नहीं दुनिया का जहाँ पर इर्रेगुलैरिटीज़ नहीं होती? इर्रेगुलैरिटी थोड़ी बहुत ही तो गुंजाइश होती है ना जी। एक रिगिंग और इर्रेगुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी अ, ये कहते हैं कि अ, बेज़ाब्तगी और धाँधली में बड़ा फ़र्क है। आप समझ रहे हैं बात? तो जी, वो थोड़ी बहुत ही चीज़ जो है ना वो 19-20 हो जाती है, और एक इलेक्शन का प्रोसेस है, इसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए था। ये तस्लीम करना भी ज़र्फ़ की बात है। जी, और अ, ये जितना वो शोर कर रहे हैं, उल्टी गिनती वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, ये टेम्परेरी है, क्योंकि प्रेज़िडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब उनकी बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं, वो ठंडे बैठे हुए हैं। और इस हवाले से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आसफा भुट्टो ज़रदारी ने भी कोई उनकी यानी इल्ज़ाम के साथ हम आवाज़ नहीं हुई, आसफा भुट्टो ज़रदारी भी जो कि फर्स्ट लेडी हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी आपको ये बता दूँ कि एक किस्म की जो तक़सीम हुई हुई है, कि जो वफ़ाक के मामलात हैं, जो नेशनल लेवल के ऊपर जो भी पॉलिटिक्स है, वो तो कर सकते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उसमें सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रेज़िडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पास रखी हुई है। अपने पास रखी हुई है। पीटीआई ने 27 सितंबर को। सर इतनी लंबी तारीख क्यों देती है? मतलब अभी 4-5 अगस्त है और 27 सितंबर की दे दी है। क्या जी। क्या होने वाला है? 27 सितंबर को निकलने वाले हैं सुहेल अफरीदी साहब या फिर उस वक़्त कोई नया क्योंकि हमने आज़ादी मार्च देखा, हमने कंटेनर देखा, मौत या शहादत देखी, लेकिन उसके जी। आगे कुछ नहीं देखा। तो अभी आप क्या देखना चाहते हैं वहाँ पर? आप क्या समझते हैं क्या नज़र आएगा? सर वो वो पता है मैं क्या नहीं आएगा? चाहता कि मैं बताता हूँ। जी, आएगा जी इसकी, उसकी, इसकी, लपटना, बस पलटना, पलटना, झपटना, और ये इस किस्म की गुफ्तगू करते रहेंगे, और बस काम खत्म हो जाएगा। अभी तो आपस में लड़े हैं ना जी। आप देख लें कि शफी जान से मुतल्लिक वो जनाब पुरानी वीडियोज़ निकाल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब ये इमरान खान से मुतल्लिक सवाल हुआ, तो जनाब शफी जान ने कहा जी ओके जी, नो मोर क्वेश्चन्स, खड़े हो गए। वो शफी जान को विलेन बना के पेश किया जा रहा है, क्योंकि शहबाज गिल से मुतल्लिक बता दिया कि जनाब उन्होंने एक जो 2 टेलीफ़ोन थे, उन्होंने एक टेलीफ़ोन के ऊपर जो स्पाई किस्म का जो फ़ोन करके वो किया उनको, तो बेसिकली वो बग फ़ोन था, जो उन्होंने इमरान खान साहब को देने की कोशिश की, फिर उनकी वहाँ पर उनको बंद कर दिया गया। अब कहाँ बंद कर दिया गया, क्या बात की उन्होंने, आपने सुनी है ना बात शफी जान जी, साहब जी, की? वो ज़मान पार्क में वॉशरूम में या पता नहीं कहाँ बंद कर दिया। हाँ जी। अब बात ये है कि शफ़ी जान जो है वो उसको विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूट्यूबर्स हैं। और क्योंकि आजकल एक बड़े कामयाब यूट्यूबर बन चुके हैं शहबाज़ गिल साहब, तो जो दीगर हमायती यूट्यूबर्स हैं वो भी हमायत में आ गए हैं अपनी पेटी भाई की। अब शहबाज़ गिल को आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऐसा ना समझें, आप उनको एक एक कामयाब यूट्यूबर समझें। अब वो जो कामयाब यूट्यूबर है, उसके यानी हक में दीगर यूट्यूबर्स आ गए हैं, जिनमें इमरान रियाज़ खान साहब भी हैं। तो शफ़ी जान विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है मेरी तो वो फ़ेवरेट है। मैंने साइड तो शफ़ी जान की लेनी है, किसी और की साइड तो मैं लूँगा नहीं। तो बड़ी खुल के बात है कि देखिए, शफ़ी जान का मुकाबला नहीं करता शहबाज़ गिल। शफ़ी जान देखिए जिस तरीके से टिकटॉक बनाता है, जिस तरीके से वो हेलीकॉप्टर से उतरता है, जिस तरीके से वो देखता है कैमरामैन की तरफ, देखिए जिस तरह के वो काले कपड़े पहनता है, वो जो उसका हेयर स्टाइल है, सनग्लासेस देख लें, कट्स हैं उनके, स्टाइल है। वो बंदे का मुकाबला नहीं करता। ये यानी इमरान रियाज़ हो जाएँ, शहबाज़ गिल हो जाएँ, कोई कंपैरिज़न नहीं है शफ़ी जान का उनका उनसे। बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मतलब 27 को कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इस पे होगा तो ना जी, अलीमा खान साहबा ने होगा, भी कुछ होगा, होगा। 27 को 27 जो है वो सितंबर होगा, और क्या होगा? लेकिन अलीमा खान साहबा ने भी इतराज़ किया कि टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इमरान खान साहबा को नहीं कर रहे। इसका मतलब अलीमा खान और जो है सुहेल अफरीदी एक पेज पर नहीं है दोनों। नहीं, 27 सितंबर होगा ना जी, और आप क्या इसके कहना अलावा चाह रहे कुछ हैं? इसके अलावा आप क्या कुछ चाह नहीं रहे है। हैं? आपकी ख़्वाहिश क्या है? नहीं, मेरी ख़्वाहिश कोई नहीं, मैं तो सिर्फ़ एक सवाल कर रहा हूँ। मेरी मेरी देखिए, जो ख़्वाहिश अगर आप समझ रहे हैं कि 27 सितंबर को मॉब जस्टिस के ज़रिए इमरान अहमद नियाज़ी की रिहाई हो जाएगी, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है जी। ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इमरान अहमद नियाज़ी की रिहाई के लिए 2 फ़ॉर्म्स मौजूद हैं। एक फ़ॉर्म ये है जी कि अपील के अंदर जाएँ, जहाँ पर सज़ाएँ हुई नहीं है, और अपील के अंदर जाकर अपना केस कंटेस्ट करें, और जो ऑर्डर है उसको सेटिस्फाइड करवाएँ। एक तरीका तो ये है। और 27
सितंबर से पहले केस लगवा कर ये कर लें तो इस तरह मुमकिन है। दूसरा तरीकाकार क्या है जी? दूसरा तरीकाकार ये है कि सदर पाकिस्तान से रहम की अपील करें, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन। माफ़ी। यानी कहें कि गलती हो गई है, हमने चोरी की है, अब जनाब सदर मुमलिकत साहब, बादशाह सलामत साहब, हमें माफ़ किया जाए। सदर आपको पता है बड़े दिल के मालिक हैं, हो सकता है कि इमरान अहमद नियाज़ी की जो माफ़ी है, वो माफ़ी जो माँगेंगे उसके ऊपर वो माफ़ कर दें, तो माफ़ कर दें तो फिर वो बाहर आ जाएँगे। और 2 तरीक़ाकार है, अगर मॉब जस्टिस की समझ के ज़रिए अगर आप समझते हैं कि वो बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। वो क्या कहा था शोएब भरत साहब ने, ना चन ना इंज नहीं। ना जानना है ज नहीं। चलें, अच्छा 190 मिलियन के जो पाउंड है उसमें भी ज़मानत के लिए कोई कोशिशें की जा रही है, कोई ज़मानत का कोई चांस बन सकता है? और अगर चांस ज़मानत नहीं नहीं है जी, ज़मानत वाला केस नहीं है जी। ये चाहते हैं कि ज़मानत वाला केस लगे। अब हाई कोर्ट ने उनकी मरकज़ी अपील लगा दी है। जब मरकज़ी अपील लग जाए, तो फिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाली एप्लीकेशन इन्फ्रक्चस हो जाती है। अब उनकी वो एप्लीकेशन इन्फ्रक्चस है। अब उन्होंने मरकज़ी अपील के ऊपर दलाइल देने हैं और वो दलाइल देने से जो सलमान सफदर साहब जो 10 मिनट का केस कह रहे थे, वो 2 के 3 पेशियों के ऊपर राय फरार इख्तियार कर चुके हैं। जिस तरीके से कल वो उनकी वहाँ पर कैद तन्हाई से मुतल्लिक जो केस के अंदर खुलकर उन्होंने दलाइल दिए हैं, तो ऐसा ही कॉन्फिडेंस के साथ बयान दें ना जी, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आगे दलाइल दें मरकज़ी अपील के अंदर, क्योंकि वहाँ पर खान साहब की जो चोरी है, वो डे लाइट रॉबरी है। वो दिन दिहाड़े वाली चोरी है, डकैती है। तो वो डे लाइट रॉबरी जो है, उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भाग रहा है सलमान सफदर। सलमान सफदर की कॉम्पिटेंस में शक नहीं है, केस बड़ा कमज़ोर है, डिफेंड नहीं कर पाते, क्योंकि कासिम के पापा चोर हैं, आप समझें? कासिम के पापा ने जो चोरी की है, अब उससे किस तरीके से उनको बचाया जा सके, ये वो सोच रहे हैं सलमान सफदर साहब, इसीलिए तो पसीने निकल रहे हैं, इसीलिए तो बार-बार भाग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल बुशरा बीबी जो हैं, उनका भी फ्यूचर वहीं पे है या आने वाले दिनों में वो कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बड़े अच्छे उनकी और उनकी फैमिली मिलते हैं, कोई बाहर आकर बात नहीं करते और मेरे ख़्याल में पूरा ताउन भी कर रहे हैं। मैंने चेक नहीं किया जी, टू बी ऑनेस्ट, आई नीड अच्छा। टू चेक इट। हाँ, हुँ, चेक करके बताऊँगा। बज़ाहिर केस तो उनका 190 मिलियन पाउंड वाला केस में तो उनकी बरीयत मुझे दिखाई नहीं दे रही जी। किसी ठीक। किस्म की बरीयत नज़र नहीं आ रही। तो केस में तो वो भी, यानी जितना केस इमरान खान का है, इतना ही केस जो है वो बुशरा बेगम का बनता है। 190 मिलियन पाउंड में जो सज़ा हुई है, उसमें बचत मुझे बुशरा बेगम की भी दिखाई नहीं देती। प्रेसिडेंशियल पार्डन का एक तरीकाकार है, उनको कन्विक्शन भी अगर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? यानी कि तुहाड़ा कहण ਦਾ मतलब है कि अगर ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कोई चांस नहीं ਹੈਗਾ। नहीं नज़र आ रहा मुझे। नहीं नज़र आ रहा। हसन अय्यूब खान साहब बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, अगले थैंक यू। फ्राइडे फिर आपको तकलीफ देंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम। थैंक यू।